और आइए अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि एक तरफ बीजेपी लगातार अपने 2024 से जुड़े हुए अभियानों को धार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अभी आपसी विवादों को सुलझाने में ही जुटा हुआ है। आज वर्चुअली बड़ी बैठक हुई है और गठबंधन के दलों की एक और जो आज बैठक हुई वो सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। वर्चुअली इस बैठक में 28 में से 14 दल शामिल हुए। बैठक में सीट शेयरिंग, संयोजक का नाम, पीएम फेस, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, तो वहीं उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं रहे। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कई उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। उधर खबर है कि इस बैठक के दौरान नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। एक और बड़ी अपडेट आपको इसी बैठक से जुड़ी हुई देते हैं। विपक्षी गठबंधन की वर्चुअली बैठक में नहीं शामिल हो पाई है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को जुड़ने के लिए किया गया था संपर्क। अखिलेश यादव अपनी पार्टी की मीटिंग में व्यस्त रहे और इसी वजह से इंडी गठबंधन की जो आज 11:30 बजे वर्चुअली बैठक होनी थी उसमें वो शामिल नहीं हो पाए। तो आज की इस बैठक से समाजवादी पार्टी भी नदारद नजर आई है। इसके अलावा कई और दिग्गज रहे, कई बड़े चेहरे, कई बड़ी पार्टियां। ममता बनर्जी भी आज के इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई। तो देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक के बाद खटास देखी जा रही है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें इस बैठक में कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपना दावा ठोका है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम मांगे गए थे। हालांकि कांग्रेस सीटों पर सहमति बनने से पहले प्रत्याशियों के नाम बताने को तैयार ही नहीं थी, जिसके बाद ये बैठक एक तरह से बेनतीजा ही खत्म हो गई। इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस को धोखेबाज कहा गया है। हालांकि थोड़ी देर के बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन एक बड़ा आरोप लगाया गया पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए बीजेपी के खिलाफ एकता दिखाने को कहा गया है। ऐसे तत्व जो गठबंधन में रोड़ा है उनको छोड़कर आना होगा, और जो इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में यह तय हुआ था कि हम सभी मतभेदों को भुलाकर गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, हमारी कोई शर्त नहीं है, उसका ध्यान रखना होगा। तभी 2024 में इंडिया गठबंधन सत्ता में पहुंचेगा और लोगों के लिए काम करेगा। नहीं तो तानाशाह भाजपा सरकार इसका फायदा फिर से उठाएगी। इसका सभी को ध्यान रखना है, समाजवादी पार्टी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अमितेश, ये बहुत देखने में, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकना है विपक्ष को, इंडी गठबंधन को, लेकिन एक तरफ ना ये एकजुट हो पा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की सीट शेयरिंग को लेकर जो खटास है वो भी खत्म नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि एक तरफ से सबको बीजेपी को रोकना है, सब लोग ये बात पर हामी भी भरते हैं और एक होने की बात भी करते हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो कांग्रेस का रुख अलग होता है, समाजवादी पार्टी का अलग होता है। और जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक खास तौर से कांग्रेस और बीएसपी के बीच में जो नजदीकियां बढ़ने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि इंडिया अलायंस में बीएसपी को भी साथ रखा जाए। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी असहज है। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर बहुत खुश नहीं है और उस जो तमाम खटास चल रहे हैं दोनों दलों के बीच में उसको देखने को मिला आज जब शीर्ष नेताओं की बैठक हुई जो इंडिया अलायंस की। इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ और अखिलेश यादव, चूंकि बाकी शीर्ष नेता शामिल हुए थे अलग अलग दलों के, उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल नहीं हुई। लेकिन अखिलेश यादव का शामिल न होना अपने आप में दिखाता है कि दोनों दलों के बीच में जो रिश्ते हैं इस समय बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं, खींचतान है। दोनों प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, दोनों दबाव की राजनीति अपना रहे हैं और एक दूसरे को एक तरह से जो सीट शेयर में जो हार्ड बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो उसका असर दिख भी रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में बीएसपी की अगर एंट्री होती है इंडिया अलायंस में तो उसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का रुख क्या होगा इसको लेकर के हमें देखना होगा। अमितेश, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आज की इंडी गठबंधन की
जो बैठक होनी थी उसमें शामिल ना होने की वजह दी गई, बहुत ही हल्की महसूस होती है, हल्की दिखती है कि एक तरफ अपनी पार्टी की बैठक में आप जुड़ रहे हैं, लेकिन जहां आपको देश में बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन को मजबूत करना है, एकजुट होकर आगे बढ़ना है, उसी बैठक में आप शामिल नहीं हो रहे हैं। तो मतभेद ऐसे तो नहीं है कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हों। जी हाँ, बिल्कुल ये मतभेद बढ़ने के ही संकेत हैं, क्योंकि आज शीर्ष नेताओं की बैठक थी। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, लालू यादव, तेजस्वी यादव शामिल हुए आरजेडी की तरफ से, शरद पवार एनसीपी की तरफ से शामिल हुए और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। तो अलग अलग दलों की बात करें और डीएमके की तरफ से स्टालिन खुद शामिल हुए, तो अलग अलग दलों के हिसाब से देखें तो शीर्ष नेता इसमें शिरकत किए हैं। लेकिन जो लोग शामिल नहीं हुए हैं, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, उद्धव ठाकरे या फिर अखिलेश यादव, निश्चित रूप से ये बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। यही वजह है कि देखने को मिला, खासतौर से एक कन्वीनर भी ये लोग अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। संयोजक को लेकर के जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, इसको लेकर के कांग्रेस आरजेडी ने एक मुहिम चलाई थी। जरूर कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास हुआ था, आरजेडी की तरफ से भी प्रयास हुआ था और डीएमके को भी अपने साथ लाया गया था। स्टालिन की तरफ से प्रस्ताव आया आज की बैठक में, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा, कई बड़े फैसले सामने आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आज की बैठक फिर से एक बार ठंडे बस्ते में गई है इंडी गठबंधन की। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। ये लोग अच्छे काम को भी हजम नहीं कर पाते, उनकी तरफ से कहा गया। गठबंधन बिखरा हुआ है, आपस में कोई तालमेल नहीं है, न नेता है, न नीति है, न कोई उनकी नियति है और न उनके पास प्रधानमंत्री पद के लिए कोई एक उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तीसरी बार मोदी सरकार यानी फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है और विपक्ष से कहीं लड़ाई में नहीं। सर, इस बीच आज की बड़ी खबर गोरखपुर से रही, जहां पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सिलाई मशीन की सौगात दी। 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन का उपहार दिया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश की मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन रही है। सरकार की ओर से तरह तरह की स्कीम्स चलाई जा रही है, जन्म से विवाह तक के लिए ये स्कीम्स चल रही हैं। इनका फायदा सीधे तौर पर प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। सीएम योगी ने बताया कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, उनकी ताकत और बढ़ती जा रही है। मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं सत्यम सूर्या, जिसमें एक और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए 2 मेडिकल मोबाइल वैन की शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के बनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन 2 पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को, एनएसडीएल और एसबीआई को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं। को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1150 सिलाई मशीन महिलाओं को दिया। ये सिलाई मशीन महाराणा शिक्षा परिषद के द्वारा महिलाओं को दिया गया। इसके पहले उनको बाकायदा प्रशिक्षित किया गया। जिन ब्लॉकों में चोरी करने कैंडिडेट अनुपस्थित थे मशीन देके स्वावलंबन उनका कंबल और सिलाई मशीन आप अपने
एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्पित किया। एक गोरखपुर को जबकि दूसरा चंदौली को एक एम्बुलेंस एम्बुलेंस है और इसमें तत्काल सारी सुविधाएं लोगों को मिल जाएंगी। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर नमो नवमदाता सम्मेलन की शुरुआत की है। तो नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने नए वोटर्स को संदेश दिया है। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा 13 जनवरी से 25 जनवरी तक नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान चला रही है। 25 जनवरी को देश भर में 5000 जगहों पर 50 लाख नए मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। उधर जेपी नड्डा के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, सुनील बंसल के साथ युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजेस से आए हुए हमारे प्यारे नौजवान साथियों और ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और युवा मोर्चा के कार्यालयों से जुड़े हुए मेरे युवा साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ युवा मोर्चा के इस तत्वाधान में, इस कार्यक्रम में, जिसमें आप बढ़ते आगे, आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में उग्र भीड़ ने यूपी के 3 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीट डाला और इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पुरुलिया जिले की यह घटना है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रखी है। ये वीडियो किसी ने बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, ये वीडियो वायरल हो गया है। साधुओं की पिटाई पर बीजेपी ने ममता सरकार पर जबरदस्त वार किया है। तो बीजेपी की तरफ से इसे लेकर तीखा पलटवार किया गया है और कई गंभीर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। तो अयोध्या के संतों ने बंगाल में साधुओं पर हमले की सख्त निंदा की है और इसको लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। सुनिए। चाहता हूं वहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदया से, क्या यही पंथ निरपेक्ष देश, क्या यही धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता हो, यह कह के राम मंदिर का विरोध करने वाली, सनातन संस्कृति की विरोध करने वाली उस महिला से मैं पूछना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए। देख लो, महाराष्ट्र में साधुओं के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहां की सरकार चली गई। ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं। हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। और ये आगे बढ़ते बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बात करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र धर्म पत्रिका में एक लेख लिखा है, 16 जनवरी को प्रकाशित होगा। आडवाणी ने लिखा कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। पत्रिका के विशेष संस्करण की कॉपी उन सभी लोगों को दी जाएगी जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे।
लेख में आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 33 साल पहले निकाली गई रथ यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना रही है। इस यात्रा ने उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। इस लेख में लालकृष्ण आडवाणी जी ने अटल जी की कमी खल रही है बातें लिखी। इससे जुड़ी तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से 25 नवंबर को बीकानेर ने तो आपको बताएं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रधर्म पत्रिका में लेख लिखा है। अब जो लेख लिखा गया है ये 16 जनवरी को प्रकाशित होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको इस लेख के अंश बता रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो हाईलाइट हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि नियति ने ही तय कर दिया था कि अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर है वो बनाया जाएगा और अब लीजिए मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए 22 तारीख तय की गई है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया कि अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनाया जा रहा है इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की ओर से 25 नवंबर को बीकानेर से निकाली गई अमृत कलश रामरथ यात्रा संगम तट पर पहुंची और इस यात्रा के संगम तट पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई, गंगाजल भी अर्पित किया गया। 25 नवंबर को 26,000 किलोमीटर की ये रथ यात्रा राजस्थान के बीकानेर शहर से शुरू हुई थी। अमृत कलश रथ यात्रा अब देश के 75 तीर्थ स्थलों से होकर गुजरी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मिर्जापुर परिवहन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। 22 तारीख अयोध्या जाने वालों के लिए बस में राम भजन बजाए जाएंगे और बसों में भी जो यात्री सफर करेंगे उनको राम भजन सुनाए जाएंगे। 22 तारीख को लेकर आपकी क्या व्यवस्था है मिर्जापुर रोडवेज की? 22 तारीख विशेष दिन है, इसमें रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मिर्जापुर से भी जो लोग जहाँ जाने के इच्छुक होंगे तो उनके लिए हम लोग अपनी बसों की व्यवस्था करी। यूरो 6 की बसें लगाई जा रही हैं आवश्यकता अनुसार। जैसे जैसे लोग आएंगे, यात्री आएंगे, उनके लिए व्यवस्था है कि बसें उपलब्ध हैं। यूरो 6 की बसें उपलब्ध हैं और जैसा कि शासन की मंशा है तो सब में रामधुन बजाई जा रही है और भी गाड़ियों में भी रामधुन है। हमारे स्टेशनों पे सजावट भी की जाएगी, झालर वगैरह भी लगाई जाएंगी, बसों से सजावटें होंगी। तो ये सब हम लोग पूरे तरह से लगे हुए हैं। खास इंतजाम है 22 को लेकर? 22 के लिए विशेष इंतजाम है सब। यात्री जो आएंगे उनकी तरह उनको लेके अयोध्या जो बस जाएगी उसमें रामधुन बजेगा, क्या व्यवस्था है? रामधुन बजेगा, रामधुन तो सब जगह होगी। पूरा राममय होना ही है इसको जी। हाँ, वो उसके पूरे प्रयास है, हम लोग पूरी तैयारी कर रखे हैं उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर। 22 तारीख विशेष दिन है, इसमें रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मिर्जापुर से भी जो लोग जहाँ जाने के इच्छुक होंगे तो उनके लिए हम लोग अपनी बसों की व्यवस्था करी। यूरो 6 की बसें लगाई जा रही हैं आवश्यकता अनुसार। जैसे जैसे लोग आएंगे, यात्री आएंगे, उनके लिए व्यवस्था है कि बसें उपलब्ध। तो वहीं आपको बताएं कि अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल पर बॉर्डर पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की गहनता से जांच की जा रही है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस के जवान, एसएसबी, एलआईयू, कस्टम विभाग की पुलिस और नेपाल की पुलिस के साथ नो मैन्स लैंड इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बता दें आपको, लखीमपुर खीरी जिले के 5 थानों की सीमा नेपाल से लगती है।